चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमने 17 आपने देख लिया था या 17 को दोबारा करना है? 17 करवा दें। चल देखें, करवा दें, डिस्टर्ब हो गया था। नेट प्रॉफिट हमारा गिवन था क्वेश्चन के अंदर, और उसने कहा था कि ये दो एंट्रीज अगर आप पास करोगे तो सही प्रॉफिट क्या आएगा आपका। ठीक होगी बात? तो अब जब आपने ये पुरानी दोनों एंट्रीज हैं, ये पहले हम पास कर चुके हैं, हमने सिंपल ये देखना है कि हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहा है। परचेज डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से माइनस, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, प्रॉफिट में से माइनस, और अदर एक्सपेंस क्रेडिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट में प्लस। अब 290 के अंदर 290 माइनस 440 माइनस 35 प्लस 53, हाँ जी, कितना आंसर आ गया हमारा? ये तो माइनस जा रहा है। हाँ जी, तो 1,32,000 हमारा लॉस आ जाएगा। 1,32,000 से हमारा लॉस आ जाएगा, तो नेट लॉस 132,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आए, सेम क्वेश्चन है, बस एंट्रीज उसने चेंज कर दी। कहता है आपके पास नेट प्रॉफिट है 2,90,000। कहता है पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट एक्सपेंस 120 वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री इन द कैश बुक एंड क्रेडिट इन द रेंटल इनकम। मैं डायरेक्ट एंट्री पास करने लगा हूं क्योंकि ये एंट्री हम पढ़ चुके हैं। रेंट एक्सपेंस भी डेबिट, रेंट इनकम भी डेबिट क्योंकि उसने गलत क्रेडिट किया हुआ, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 120 से। फिर दूसरी एंट्री परचेज 352,000 was entered in the purchase day book 325। कम लिख दिया था, तो परचेज को हमने डेबिट किया था कितनी अमाउंट से? 27,000 से। और अकाउंट पेएबल को हमने क्रेडिट किया था 235 माइनस 352, 117 से। और जो डिफरेंस आया था वो हमने सस्पेंस अकाउंट में लिखा था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉफिट को ठीक करना है, तो हमें ट्रेड पेएबल की जरूरत नहीं है, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं। तो देखें जी, रेंट एक्सपेंस डेबिट किया तो माइनस 120, रेंटल इनकम डेबिट की माइनस 120। आपने ये नहीं देखना कि इनकम है या एक्सपेंस है, आपने देखना है कि अगर डेबिट साइड पर है तो माइनस, क्रेडिट साइड पर है तो प्लस। और परचेज डेबिट हो रहा है -27, और सस्पेंस और अकाउंट पेएबल का प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करें जरा 290 माइनस 120 माइनस 120 माइनस 27, 23,000। ओके होगी बात? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 पे है। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस वाज शॉर्ट बाय 290,000। इसका क्या मतलब है? आपका सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट, सस्पेंस अकाउंट आपका 2,90,000 से क्रेडिट है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की जो साइड शॉर्ट होती है वो हमारे लिए सस्पेंस अकाउंट होता है, और ये ब्रॉड डाउन होता है। आफ्टरवर्ड फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड। फिर वही वाली बात, एक इन्वेंट्री, क्या एंट्री पास की थी? परचेज अकाउंट डेबिट, सस्पेंस सॉरी अकाउंट पेएबल क्रेडिट 4,40,000 से। फिर सेलिंग एक्सपेंस वाली एंट्री, ये अभी अभी हमने पास की है कि सेलिंग एक्सपेंस को डेबिट करना था, अदर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, उसने गलती से क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से? 35,000, 53,000।
जो डिफरेंस आया था हमने उसको सस्पेंस अकाउंट में लिखा था 18,000 से। हाँ जी बताएं मुझे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट नेचर का है, ये 18,000 उसमें जाकर प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा? डेबिट क्रेडिट है ना ये, तो इस क्रेडिट में सारे क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस, तो इसमें 18,000 माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। तो 2,90,000 माइनस करके लिख दें तो आपका जो बड़ी साइड का वैल्यू होती है वही बचती है, तो 2,90,000 में से 18,000 अगर माइनस कर देंगे तो 272,000 बचेगा क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए। फिर वही क्वेश्चन है जी, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड 2,90,000 से शॉर्ट है, मतलब आपका सस्पेंस 2,90,000 से क्रेडिट है। कहते हैं बाद में चेक किया तो पे ऑफिस रेंट एक्सपेंस 120,000 वाज रिकॉर्डेड क्रेडिट इन कैश बुक एंड आल्सो क्रेडिट इन रेंटल इनकम। ये तो एंट्री अभी हम पास करके आए हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंटल इनकम को भी डेबिट किया था, सस्पेंस को क्रेडिट किया। ये किसी का माइक ऑन आ रहा है, काइंडली माइक ऑफ करें अपना। 240 ठीक है। ये एंट्री इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि ये एंट्री पास कर चुके हैं। और परचेज वाज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, ये भी अभी अभी एंट्री पास की है हमने, परचेज को डेबिट कर दिया 20। ये काइंडली ना अपना माइक का ख्याल रखें, माइक ऑफ करें प्लीज। हाँ जी, अब परचेज 352 की परचेज थी, हमने 325 से लिख दी थी, और क्रेडिटर को अकाउंट पेएबल को हमने गलत कितनी अमाउंट से लिखा था पता, 235 और 352 का डिफरेंस 117। इधर लिखना था 117, तो 27 और 117 का डिफरेंस 90,000 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। सर ये रिपीट करते हैं, ये तो बच्चे वही है सारे, ये पुरानी एंट्रीज हैं, सिर्फ इसका सस्पेंस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट लिखना है, नई एंट्री है ही नहीं। सिर्फ अब हमने ये देखना है कि सस्पेंस अकाउंट में ये 240 जाकर प्लस हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट में क्रेडिट प्लस होता है, और 90,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बच जाएगा। तो 290 में 240 प्लस हो जाएगा और 90 माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 440 क्रेडिट, 4,40,000 क्रेडिट। चलिए जनाब 21 से क्वेश्चन की वो नेचर चेंज कर रहा है क्योंकि पहले जो क्वेश्चन दे रहा था उसमें थोड़ा चेंज कर रहा है। सेम क्वेश्चन सेम ही है, रेक्टिफिकेशन कोई मुश्किल नहीं होता अगर आपको एंट्रीज आती हैं ना। चलें जी क्वेश्चन पे है जरा, कहते हैं अ सेल इनवॉइस फॉर ₹24,000 डेबिटेड टू द डेटर अकाउंट एज 42,000। सेल इनवॉइस, देखिए सेल की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट सेल क्रेडिट। ये सही एंट्री थी 24,000 से। अब उसने क्या कहा, डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, मतलब अकाउंट रिसीवेबल की बात कर रहा है कि उसको आपने 42 लिख दिया। सेल के बारे में उसने नहीं बताया तो सेल्स ठीक लिखी हुई है। अब अकाउंट रिसीवेबल 24 से डेबिट करना था, कर दिया 42 से, ज्यादा डेबिट कर दिया या कम जी? ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, जितनी अमाउंट से ज्यादा डेबिट किया है
अकाउंट रिसीवेबल को कर दो क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट को कर दो डेबिट। कितना डिफरेंस आ गया? 42 माइनस 24 18,000। हाँ जी, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 22। Entity started using inventory items as office machine. Entity started using inventory मतलब as office machine। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना जो स्टॉक है वो अपनी ऑफिस मशीन बना लिया। From 1st October 2018 no adjustment has been recorded and this item is included in the closing stock। कहते हैं हमने इसकी कोई एंट्री ही नहीं पास की और हमने जैसे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पहले लिखा हुआ था वैसे लिखा हुआ। अब ये आपका स्टॉक नहीं है। जब आप अपनी एक मशीन जो स्टॉक में पड़ी थी वो ऑफिस में इस्तेमाल करोगे तो वो आपका बन जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो आपका एसेट बन जाएगा। और cost and selling price of this item is 145,000 and 182,000। आपने उसको खरीदा था 1,45,000 का और उसको बेचते हो 182,000 से। इस एसेट को एक अपनी ही इन्वेंट्री को अपने एसेट की लिस्ट में लेकर आए। कॉस्ट वैल्यू से लेकर आते हैं या सेल वैल्यू से लेकर आते हैं? सवाल समझ? हाँ, हमेशा कॉस्ट से। जब अपना ही स्टॉक अपने एसेट में ले आओगे तो हमेशा किस वैल्यू पे लेकर आओगे? कॉस्ट वैल्यू। और है क्या? पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड। तो एंट्री सिंपल क्या पास हो जाएगी? पीपीई डेबिट परचेज क्रेडिट 145। पीपीई डेबिट परचेज क्रेडिट 145 से। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट एंट्री कहते हैं द एंटिटी यूजिंग द इन्वेंटरी ऑफिस मशीन फर्स्ट, वही नो एडजस्टमेंट वाज मेड, सेम एंट्रीज है। कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करेक्टिंग द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। हमने अभी एंट्री तो उसकी पास कर ली हुई है ना, सेम एंट्री दोबारा पास करके देख लेते हैं। हमने पीपीई डेबिट करना है, परचेज क्रेडिट करना है 145 से। देखिए पीपीई तो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगी, पीपीई हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करेगी। परचेज क्रेडिट हो रहा है, बताओ ये दोनों प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा या एक प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा? ये दोनों को इफेक्ट करेगा। दोनों को करेगा। अब दोनों में प्लस होगा या माइनस? प्लस माइनस होगा। अल्लाह अकबर, दोनों में प्लस होगा भाई मेरे, क्रेडिट हो रहा है। दोनों में प्लस होगा। एसओसीआई का कोई भी एलिमेंट क्रेडिट हो तो प्लस, डेबिट हो तो प्रॉफिट में माइनस होता है। तो दोनों में प्लस होगा 145 इंक्रीज बाय अल्फा। क्वेश्चन नंबर 24। ईयर एंड फिजिकल काउंट शीट इंक्लूड थर्ड पार्टी स्टॉक। हमारे स्टॉक के अंदर ना एक थर्ड पार्टी का स्टॉक पड़ा हुआ। द एंट्री हैज ऑलरेडी पास्ड द क्लोजिंग जर्नल एंट्री, मतलब हमने उसको अपना स्टॉक मान लिया था, हालांकि हमारा स्टॉक था ही नहीं। द एंट्री यूजिंग पीरियोडिक व्हाट जर्नल एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड। आपने स्टॉक अपना अब कम करना है या ज्यादा? अपना स्टॉक कम करना है या ज्यादा? कम करना है। कम करना है। तो स्टॉक को कर देंगे क्रेडिट, और मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जो मर्जी हो जाए, जब क्लोजिंग स्टॉक की गलती आती है ना तो उसको ठीक करके दूसरी साइड पर कॉस्ट ऑफ सेल लिखते होते। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल। देखें एक थर्ड पार्टी का स्टॉक। मसला अब आवाज ठीक है? बाकी लोगों को ठीक है?
अब ठीक है सर। चलें सर एक दफा रिपीट कर लेंगे। कर देता हूँ, रिपीट करने लगा हूं। देखिएगा, आप लोगों के पास आपके स्टॉक के अंदर ना थर्ड पार्टी का स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके स्टॉक के अंदर थर्ड पार्टी का स्टॉक पड़ा हुआ है और आपने अपनी स्टॉक के अंदर ऐड कर लिया, तो अब निकाल देंगे। जब स्टॉक कम करना होगा तो स्टॉक को क्या करोगे, क्रेडिट। और कल बात मैंने एक बताई थी कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक का मसला होगा, उसको डेबिट करना हो या क्रेडिट करना हो, दूसरी साइड पर हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल लिखनी है। जब भी स्टॉक का इशू आएगा, डेबिट करना हो या क्रेडिट करना हो, अगर उसको सही करने के बाद दूसरी साइड पर हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। क्लियर होगी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 25। अब ये अपना आंसर ढूंढ लें। कॉस्ट ऑफ सेल जी, ये समझ नहीं लगा, दोबारा बताना। मेरे भाई मैंने एक बात सिखाई है, आपके स्टॉक के अंदर एक थर्ड पार्टी का स्टॉक पड़ा हुआ है, अब आपने उसको निकालना है, तो स्टॉक को क्रेडिट कर दो, क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट, तो कम कर दिया। और आपको एक बात बताई थी कि जब भी स्टॉक का इशू आएगा तो दूसरी साइड पर हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए जनाब, आपका बीआरएस का क्वेश्चन आ गया। एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ ₹294,000। सर लेकिन पीरियोडिक के अंदर हम परचेजेस को नहीं करते। नहीं, जब क्लोजिंग स्टॉक आता है ना, क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आता है ना, आफ्टर अकाउंट फाइनलाइज हो जाए तो हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल आएगी और स्टॉक आएगा। जब अकाउंट फाइनल हो जाए, चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल हो। आपको याद होगा कि एनआरवी वाला एडजस्टमेंट आई थी कि अगर एनआरवी हमें पहले पता चल जाए तो पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री पास नहीं करते, और अगर अकाउंट फाइनल होने के बाद पता चले तो एंट्री उसकी भी कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री बन जाती है। ओके सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25। बस हिम्मत करनी है, अब हमारे को थोड़े से सवाल रह गए और अब ज्यादा आगे बीआरएस और ये फाइनल अकाउंट वाली एडजस्टमेंट आ रही है। हाँ जी, एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट 294,000 appearing in the bank statement for in the suspense account। वो कहता है कि हमें ना 294,000 बैंक स्टेटमेंट में एक अमाउंट नजर आ रही थी, हमने सस्पेंस अकाउंट में लिख दी, पता नहीं थी ना। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, बाद में पता चला, द क्रेडिट वॉज सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जिसको हम पहले राइट ऑफ कर चुके हैं। The amount was net of 2% bank charges. What journal entry must be recorded to the correct this error? अच्छा, ये चीजें ना आपको फाइनल अकाउंट के अंदर भी आ सकती है। अब सवाल पहले सुने, बड़ा अच्छा सवाल आ गया है काफी टाइम के बाद, बाकी तो ऐसे लग रहा था ऐसे फजूल सवाल है। अब ये अच्छा सवाल है। अब सवाल ये है कि आपको 294,000 से बैंक के अंदर एक अमाउंट नजर आ रही है, हमें नहीं पता था कि ये पैसे कहां से आए, हमने एंट्री पास कर दी, बैंक डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 294,000। ये काम किया हुआ है, हमने एंट्री क्या पास कर दी, बैंक डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ये पहली लाइन पढ़ के देख लें, कहते हैं अनआइडेंटिफाइड 244 अपीयरिंग बैंक स्टेटमेंट वाज अकाउंटेड फॉर इन द सस्पेंस। It was discovered that credit settlement, ये तो bad debts recovered थे। अब मुझे पता है bad debts recovered की एंट्री क्या होती है। bad debts recovered की ये थी, हमने जो एंट्री पास की थी ये तो रॉन्ग एंट्री थी एक तरह। करेक्ट एंट्री की तरफ आए जरा। अच्छा, एक बात मुझे बताओ सब लोग मिलके, मैं लोग भी देख लूं, हाँ जी लोग सारे ही हैं, इसका मतलब है समझ थोड़ी बहुत तो लग ही रही होगी। अब देखिए जरा, आप लोगों को टोटल पैसे मिले कितने थे? क्या 294,000 मिले थे, या उसने जो बैंक चार्जेस बैंक वाले ने कुछ पैसे काट के आपके अकाउंट में ऐड किए? मतलब इसका मतलब है जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं वो ज्यादा हुए हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड ज्यादा हुए हैं,
बैंक ने कुछ पैसे काट के फिर आपके अकाउंट में बाकी पैसे जमा कर दिए। बस आपने ये बताना है कि बैड डेट्स टोटल रिकवर्ड कितने हुए। 294,000 तो पैसे नेट आपको मिले हैं। 294,000 नेट कैश आपको मिला है 2% पैसे काटने के बाद। तो ये बात मुझे बताएं कि आप कितना 3 लाख। 300,000 गुड हो गया। ये भला कैसे फाइंड हुआ? 294,000 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। गुड हो गया। आपके बैड डेट्स रिकवर्ड हुए 3 लाख। और जरा एंट्री पास करते हैं। करेक्ट एंट्री, बैंक डेबिट हुआ 294,000 से। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसके हक बनता है चार्जेस काटना। उसके बाद लेकिन बैड डेट्स रिकवर्ड जो होना था, बैड डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट्स एक्सपेंस, वो कितने से? 3 लाख से। और एक एंट्री पास होनी थी बैंक चार्जेस 6,000 से। ये है मेरे भाई करेक्ट एंट्री। दोबारा सुनिएगा, उसने एंट्री पास कर ली थी जब उसे 294,000 उसके अकाउंट में आए, पता नहीं था, तो उसने बैंक डेबिट करके सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया। बाद में हमें पता चला कि भाई बैड डेट्स तो रिकवर हुए थे। हमने बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री पास की, बैंक को डेबिट किया और 6,000 से जो बैंक चार्जेस आ रहे थे वो बैंक चार्जेस को भी डेबिट कर दिया क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। अब हमने इसको करना है रेक्टिफाई। यार ये काइंडली ना माइक पर अपना पांव रखा करें या हाथ रखा करें ताकि ना जी बार बार ओपन हो जाता है ना। तो जी अब आपके पास बैंक डेबिट हुआ होना था 2,94,000 से, किया हुआ है। इसका मतलब है बैंक में तो कोई एरर नहीं है। उसके बाद बैंक चार्जेस डेबिट करने थे, नहीं किए हुए, तो कर देते हैं, बैंक चार्जेस को डेबिट कर देते हैं क्योंकि उसने तो सिर्फ एक ही एंट्री पास की हुई थी 6,000 से। बैड डेट्स को क्रेडिट करना था 3 लाख से, वो भी नहीं किया हुआ, वो भी कर देते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट्स एक्सपेंस 3 लाख से, और उसने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ था। क्या अब भी सस्पेंस रहना चाहिए या सस्पेंस को खत्म कर देना चाहिए? अब तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि ये पैसे बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं, हमने उसको क्रेडिट भी कर दिया। तो जो आपने सस्पेंस के अकाउंट में ट्रांसफर किया था 294,000 वो डेबिट कर दो। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी एडजस्टिंग या रेक्टिफाइंग एंट्री। दोबारा सुने, एक बैंक चार्जेस नहीं लिखे हुए थे, हमने वो लिखे। बैड डेट्स रिकवर्ड हुए थे, ये हमने वो लिख दिए। और सस्पेंस अकाउंट जो रिकॉर्ड किया हुआ था उसको रिवर्स कर दिया क्योंकि अब हमें उस चीज का पता चल गया। ओके होगी बात? 2% बैंक चार्जेस का बता दें कि ये उसने सिर्फ 2% क्यों काटे, ज्यादा काट लेता। अच्छा, जब बनते ही 2% है, पूरा 3 लाख ना रख लेता वो उसकी एक स्टैंड होता है ना, बैंक चार्जेस का उनका अपना तरीकाकार होता है ना कि भाई हमारे इतने चार्जेस हैं तो उतने ही काटेगा ना। ये बैंक ने काटे हैं, ये उस जिसने पैसे नहीं उसने नहीं काटे। नाइस क्वेश्चन। चले ये क्वेश्चन देखिएगा। बैंक डेबिट करना था, ये तो हो चुका है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये खत्म किया। बैंक चार्जेस लिखे और बैड डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट एक्सपेंस, तो डेल्टा आंसर बन। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम 900,000। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। और वैसे भी क्वेश्चन भी हमारे थोड़े से रह गए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम 9 लाख पेड ड्यूरिंग द ईयर। कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इंश्योरेंस है 9 लाख जो कि हमने पे किया, आउट ऑफ विच 200,000 pertain to owner residential premises
कहते हैं 2 लाख उसमें ऑनर के रेजिडेंशियल प्रेमिसेस का था। इसका मतलब है 2 लाख की तो ड्राइंग्स है, और उसने किस में लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर वैलिड अप टू 30th जून, और हमारा ईयर एंड है दिसंबर 2019। इसका मतलब है बाकी की जो अमाउंट है 6 महीने प्रीपेड भी है। अब ये जरा क्वेश्चन गौर से देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखें, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर 9 लाख इंक्लूड है इंश्योरेंस के नाम से, मतलब एक्सपेंस लिखा हुआ है आपने। कहते हैं इस 9 लाख के अंदर 2 लाख तो ओनर की प्रेमिसेस का था, मतलब वो एक्सपेंस नहीं होने चाहिए थे, वो क्या होने चाहिए थे? ड्राइंग्स। बाकी क्या बच गए? 7 लाख। अच्छा, एक बात याद रखें, ऑनर्स के आप चाहे एडवांस पैसे पे करें, एक्रूड पे करें, जो भी पे करें, वो सिर्फ ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स कभी एक्रूड या प्रीपेड नहीं होती। ड्राइंग्स चाहे जैसे भी पे करो, ड्राइंग्स ही होती है। इस 7 लाख में एक्सपायर होना है जून 2020 के अंदर। 2020 ही है ना साल, या 20 ही है, और आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 19। आपने ये पूरा 9 लाख एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है, हालांकि इसमें 2 लाख ड्राइंग्स हैं, और इस 7 लाख में से 6 महीने मतलब के 3,50,000 एडवांस है। अब मुझे बताएं, स्टोरी समझ लगी? देखें, 9 लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर शामिल है, मतलब आपने एक्सपेंस लिखा हुआ। डन। 2 लाख उसमें ड्राइंग्स थी, वो खत्म कर देंगे, और 3,50,000 प्रीपेड था, तो वो भी खत्म कर देंगे। इसका मतलब है ड्राइंग्स डेबिट कर देंगे 2 लाख से, प्रीपेड इंश्योरेंस भी डेबिट कर देंगे 3,50,000 से, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से इस 5,50,000 को माइनस कर देंगे। मतलब 9 लाख लिखा हुआ है ना, तो जितना एडवांस है वो भी माइनस कर देंगे, और जितनी ड्राइंग्स हैं वो भी माइनस कर देंगे। ओके होगी बात? अब अपनी एंट्री ढूंढ लो, दोबारा सुन ले, और ये वैसे एंट्री बार बार हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर आनी है जो हमने क्वेश्चन शुरू करते हैं। डन। अब जरा एंट्री अपना जवाब ढूंढ लें। प्रीपेड इंश्योरेंस ड्राइंग्स डेबिट डेल्टा, 2 लाख से जितना प्रीपेड है वो भी डेबिट, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से टोटल को माइनस कर। क्वेश्चन नंबर 27। टोटल सेल्स 167,000. दिस वाज पोस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल 671,000. लो, ये तो बहुत आसान है। हमने सेल की 167 की, रिसीवेबल में 671 से लिख दिया। कम लिखा या ज्यादा? ज्यादा। तो कम कर दें, अकाउंट रिसीवेबल को कर दें डेबिट, सस्पेंस अकाउंट को कर दें, सॉरी क्रेडिट करें क्योंकि ज्यादा लिखा हुआ है। 504। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 50। सेल्स बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, सिर्फ जिस अकाउंट की वो बात करेगा, ये माइक ऑफ करिएगा ना प्लीज, जिस अकाउंट की वो बात करेगा सिर्फ वही गलती हो। क्वेश्चन नंबर 28, फिर वो सवाल आ गया हमारा पुराने वाला, अभी अभी ये एंट्री पास करके आए थे, दोनों वही हैं। पहले इसकी वो कहता है व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट
बिफोर करेक्टिंग द अबव एरर। कहता है बैलेंस क्या था, कौन सी साइड बराबर नहीं थी। तो इसमें सिंपल ये मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं। जब वो कहता है ना कि बिफोर करेक्टिंग द अबव एरर, तो आपने करना क्या है, एक तरह का ब्रॉड ऑन फाइंड करना। तो ब्रॉड ऑन हमेशा जिस साइड पर आएगा उसी साइड का बैलेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्री पास करें। हाँ जी, एंट्री पहले हमने इसकी एंट्री पास कर चुके हैं। हमने एंट्री पास की थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। अभी जो एंट्री पास करके आए थे 3,294,000 और 6,000। एक एंट्री ये पास करके अभी आए हैं। और अभी हमने एंट्री एक पास की है सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट थी, 504 था। अब याद रखना है कि अगर तो वो बैलेंस पूछेगा सस्पेंस अकाउंट का तो कैरी डाउन बताना। अगर वो कहता है पहले क्या था बिफोर, तो ब्रॉड ऑन, तो सस्पेंस अकाउंट बना लो जी। ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल के नाम से 504, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है बैड डेट्स के नाम से 294। क्लोज करेंगे, इसका ब्रॉड डाउन आ जाएगा। हमने ब्रॉड डाउन देखना है, अब कैरी डाउन नहीं देखना। हमने क्या देखना है, ब्रॉड डाउन देखना है। तो बताएं जरा, टोटल बताएं कितना आ गया, कितना आ गया, 798 डेबिट आएगा ना, नहीं क्रेडिट आएगा जी। क्योंकि किस साइड पर आ रहा है, ब्रॉड ऑन जिस साइड पे होता है उसी साइड का बैलेंस होता है, और कैरिड ऑन अपोजिट साइड पे होता है। ठीक होगी बात। तो अगर वो हमसे ये पूछे ना, तो याद रखें सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना लो और उसका ब्रॉड ऑन फाइंड कर लो। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ब्रॉड ऑन 798 डेबिट। तो ये 294 के साथ क्या लिखे, बैड डेट या बैंक, बैड डेट्स, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड आती है क्लास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29। The following error have been corrected recently। कहता ये हमने जो वही वाली सारी बात है। कहता what would be the effect correcting the above error on net profit। अब अभी ऊपर ही हमारे पास पड़े हैं, नेट प्रॉफिट के ऊपर हम देख लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट में बैंक चार्जेस प्रॉफिट में प्लस होंगे माइनस, बैंक चार्जेस माइनस 6,000 माइनस, बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है, प्लस होगा माइनस, प्लस होंगे सर, ये 3 लाख प्लस हो जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल और सस्पेंस अकाउंट का कोई मसला नहीं आएगा। तो इसको नेट कर दें तो 194,000 से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सर 294,000 से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये पूछता जी, ऊपर वाले क्वेश्चन में 798 क्रेडिट साइड पे आया है, तो क्रेडिट नहीं आएगा, क्रेडिट आएगा, क्रेडिट ही आएगा, क्योंकि ब्रॉड होगा तो जिस साइड का बैलेंस होता है उसी साइड पर आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 पे है। फिर वही सवाल है, एक तो वही सवाल है, दूसरा उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला दे दिया। कहता है इस एरर को नेट प्रॉफिट के ऊपर बताएं। एक तो वही एंट्री पास कर लेते हैं, अभी जो पास करके आए थे, सस्पेंस डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। एक 3 लाख से, 6,000 से और 294 से। दूसरी एंट्री वो अभी जो इंश्योरेंस वाली करके आए थे, ड्राइंग्स डेबिट 2 लाख से की थी, प्रीपेड 350 से किया था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 500
50 से। कहता है बताओ नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट क्या है। तो सिंपल है यार, आप सिंपल ये देखोगे कि इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट कौन से। सस्पेंस को काट दो, बैंक चार्जेस माइनस, बैड डेट्स 300 से प्लस, ड्राइंग्स काट दो, प्रीपेड इंश्योरेंस काट दो। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस नहीं होता, याद रखिए, ये हमारा करंट एसेट होता। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 550 से क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्या करें, प्लस या माइनस। सवाल हल हो गया। तो 550 850 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 844 से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। हाँ जी, लास्ट फेज में हम जाने लगे हैं और आप लोगों ने भी ऐसा करना है कि एक दफा ये पिछले क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद अगले 40 करने हैं, फिर उनमें जो जो आपको इशू आएगा वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज अकाउंटिंग के काम में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बस आपने करना है और साथ फाइनल अकाउंट का एक अच्छा सवाल करेंगे आज। चले जी, एन अमाउंट ऑफ ₹100 वाज रिसीव्ड फ्रॉम दाऊद 31 December 2016 but was not recorded in the cash book। कहते हैं अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम दाऊद, जब दाऊद से पैसे लिए हैं तो एंट्री क्या पास करनी थी, दाऊद से पैसे लिए हैं तो एंट्री पास करनी थी कैश डेबिट, दाऊद क्रेडिट 100 रुपया। कहते हैं नॉट कैश में लिखा ही नहीं और दाऊद अकाउंट को क्रेडिट किया 100 रुपए से। इसका मतलब है दाऊद तो ठीक है, दाऊद को क्रेडिट किया हुआ 100 रुपए से, ठीक किया हुआ है, कैश को डेबिट नहीं किया। तो हम किस लिए हैं, कैश डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, हम क्रेडिट कर देते हैं डेबिट, कैश डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 32, रिटर्न इनवर्ड हैज बीन अंडरकास्टेड। रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हो, रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न कम लिखी हुई है, सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न कम लिखी हुई है तो मजीद लिख देते हैं सेल्स रिटर्न डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि गलती जिसकी हो बस उसका ही लिखते हैं और कास्टिंग एरर तो हमेशा ही सस्पेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल, ऑफिस की टेबल खरीदी ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदी ₹300, हैड बीन पास थ्रू दी परचेज डे बुक। और भाई परचेज फर्नीचर को डेबिट करना था, किसको डेबिट कर दिया, परचेज को। तो अब क्या करेंगे, फर्नीचर को कर देंगे डेबिट, परचेज को कर देंगे क्रेडिट। सस्पेंस क्यों करेंगे, इसमें सस्पेंस क्या करने आए, सर फर्नीचर टू परचेज। दोबारा बता देंगे। देखें ये तो सबसे पहले एंट्री हमने पास की थी काके, परचेज किया था। देखें परचेज, फर्नीचर परचेज किया है और आपने परचेज डे बुक में लिख दिया, मतलब परचेज को डेबिट कर दिया। तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे और फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट और जिस गलत बुक में लिख दिया उससे रिवर्स कर दिया। क्वेश्चन 34, ₹375 पेड फॉर वेजेस फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो फर्नीचर बनाने के लिए वेजेस पे करते हैं वो फर्नीचर डेबिट करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए जो पैसे पे करेंगे वो फर्नीचर डेबिट करेंगे। उसने चार्ज टू वेजेस अकाउंट, उसने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। करना देखें, जो फर्नीचर को बनाने के लिए खर्चा आएगा फर्नीचर डेबिट होगा, उसने चार्ज का मतलब है वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब वेजेस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट और जिसको डेबिट करना था उसको कर देंगे डेबिट 375 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, परचेज। सस्पेंस हम तब क्रिएट करते हैं ना जब डिफरेंस आ रहा हो। हाँ जी, जब एंट्री रेक्टिफाइंग में डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहे हो फिर सस्पेंस नहीं लिखेंगे। अब परचेज ऑफ ₹617
from purchase day book had been posted to debit side of creditor account। वो कहता है परचेज डे बुक में एक अमाउंट लिख से, एक हमारा ना परचेज में डेबिट करते हैं और क्रेडिटर में क्रेडिट एंट्री क्या पास करते हैं, परचेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ऐसे ही है ना 617 से। कहता है पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द क्रेडिटर अकाउंट, इसका मतलब है गलती सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट की। द क्रेडिटर इन पाकिस्तान स्टोर व्हाट इज द, कहता है वो जो क्रेडिटर का नाम है ना वो पाकिस्तान स्टोर है। तो बताएं हमने पाकिस्तान स्टोर को 617 से करना था क्रेडिट, हमने कर दिया डेबिट, वो भी 671 से। हाँ जी बताओ जरा क्या चल गया यहाँ, अकाउंट पेएबल को 617 से क्रेडिट करना था, 671 से डेबिट कर दिया, ज्यादा कर दिया। ना 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 ना, गलती तरफ दोबारा देखें, 617 से क्रेडिट करना था, 671 से डेबिट कर दिया। एक डबल अमाउंट भी नहीं मेरे भाई, एक तो जो डेबिट कर क्रेडिट करना था वो करेंगे, गलत साइड पर लिख दिया, और जो गलत लिख दिया उसको भी रिवर्स कर देंगे, तो 1288 से क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। परचेज को ना कर लेना, क्योंकि परचेज आपका ठीक लिखा हुआ है, जिसकी गलती है सिर्फ उसको देखते हैं। दोबारा सुने, अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करना था 617 से, वो किया ही नहीं, उल्टा 671 से डेबिट कर दिया, जो गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट किया और जिसको क्रेडिट करना था उसको भी क्रेडिट किया, तो दोनों अमाउंट से क्रेडिट किया और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। 36 A check of ₹200 received from Josh Trader has been dishonored on maturity and dishonor has been recorded to the debit of allowance account and credit to bank account। लो मेरे भाई, चेक डिसऑनर की यही एंट्री होती है। उसने जो रॉन्ग एंट्री पास की है, रॉन्ग एंट्री पहले लिख लिया करो, उसने एंट्री पास की है अलाउंस अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट, ये उस भाई साहब ने एंट्री पास की हुई है। हम करेक्ट एंट्री देखते हैं क्या बनती थी। चेक डिसऑनर की करेक्ट एंट्री क्या होती है पता है? डेबिट स्टेटमेंट। हाँ जी, क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हैं और बैंक क्रेडिट करते हैं, ये है असल एंट्री चेक डिसऑनर की। बैंक को क्रेडिट करना था, क्रेडिट हुआ है, बैंक का तो ठीक हो गया। डेबिट करना था अकाउंट रिसीवेबल को, मतलब जोश ट्रेडर को, उसने डेबिट कर दिया अलाउंस अकाउंट। डेबिट करना था जोश मतलब अकाउंट रिसीवेबल को, उसने डेबिट किया हुआ है, तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करना था वो डेबिट करेंगे और अलाउंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो जोश ट्रेडर डेबिट, अलाउंस अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 37 goods amounting 100 had been returned by the customer and were taken into the stock but no entry made therefore, कहते हैं एंट्री नहीं पास की। इसकी सिंपल हम एंट्री पास कर देंगे, से रिटर्न की एंट्री नहीं पास कर दी तो से रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसमें सस्पेंस नहीं लिखेंगे, जरा ध्यान से देखें, कहता है चीजें वापस आई, हमने स्टॉक में लिख दी, कोई एंट्री पास नहीं की, नो एंट्री मतलब कोई डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं, तो शेयर रिटर्न की सिंपल हम एंट्री पास कर देंगे, शेयर रिटर्न डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 38 rupees 20,000 paid for the purchase for motorcycle for personal use of Mr. Jot, a partner 50%
in the business had been charged to miscellaneous expense. What journal entry must be recorded to correct the entry? पहले सवाल देखें, 20,000 paid for the purchase for motorcycle for personal use. 20,000 पर्सनल यूज के लिए आपने मोटरसाइकिल खरीदा जो कि 50% पार्टनर भी है आपका, और आपने मिसलेनियस एक्सपेंस में लिख दिया, एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। और डेबिट किसको करना था? ड्राइंग्स को। डेबिट किसको करना था? ड्राइंग्स को। और उसने किसको डेबिट कर दिया? मिसलेनियस एक्सपेंस। वो 50% पार्टनर हो चाहे 100% पार्टनर हो, जो ड्राइंग्स है वो तो ड्राइंग्स ही है ना, तो ड्राइंग्स डेबिट कर देंगे 20,000 से, और मिसलेनियस एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। सर मिसलेनियस का क्या मतलब होता है? ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो लिखते हैं ना, वो इकट्ठे करके ऐड करके लिख देते हैं, उन्हें मिसलेनियस बोलते हैं। मुख्तलिफ लफ्ज मतलब होता है मुख्तलिफ। हाँ जी, 39, a sale of ₹200 recorded in sale day book to BTS was credited to their account. What journal entry must be recorded to correct this error? कहता है a sale 200 recorded in sale day book to BTS. हाँ जी बताएं, एंट्री क्या पास कर दी? सेल की थी, उसने कह दिया जी सेल टू BTS एंट्री पास कर दी 200 से। क्या ये एंट्री ठीक है? और भाई जब BTS को उधार पे करते हैं ना तो एंट्री पास करते हैं। गलत है। BTS टू सेल करना था, उसने कर दिया सेल टू BTS। अब क्या एंट्री पास करेंगे? BTS टू सेल 400 से, BTS डेबिट सेल क्रेडिट 400 से, क्योंकि उसने सेल को क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, और BTS को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, तो फिर डबल अमाउंट के साथ उसको सही करें। लो मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द करेक्शन ऑफ एरर, मतलब आप लोगों का ये क्वेश्चन करने के बाद अभी नमाज ब्रेक होगी, फिर हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे। पहले ये पढ़ ले, a sale of ₹1,000 had been passed through the purchase day book. Sale had been passed through the purchase, तो मतलब लिखना था सेल, लिख दिया परचेज, तो सेल को भी क्रेडिट कर देंगे, और परचेज को गलत डेबिट किया उसको भी क्रेडिट कर देंगे 1,000 से, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2,000 से। दोबारा सुने, उसने कहा था सेल किया तो सेल क्रेडिट करना था, नहीं किया। परचेज लिख दिया, उसने ये नहीं कहा कि परचेज, उसने कहा परचेज लिख दिया, मतलब परचेज को डेबिट कर दिया। परचेज होता है डेबिट है, सेल को क्रेडिट करना था, किया नहीं, परचेज को डेबिट कर दिया, तो परचेज को भी क्रेडिट करेंगे, सेल को भी क्रेडिट करेंगे। कहता है बताओ इसकी वजह से आपका प्रॉफिट 2,000 से इंक्रीज कर जाएगा, ये बात ठीक है या गलत है? आपका प्रॉफिट 2,000 से इंक्रीज कर जाएगा, ये बात ठीक है या नहीं? बताएं, आपका प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है, सेल भी क्रेडिट हो रहा है, परचेज भी क्रेडिट हो रहा है, तो 1,000 भी प्लस होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज होगा, बल्कि से क्रेडिट और ये दोनों इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, और सस्पेंस अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड बाय 2,000। तो आपकी ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है। चले मेरे भाई, अभी आप लोग नमाज पढ़ लो, अभी जरा माइक ऑफ करिएगा ना प्लीज। सर क्वेश्चन है जी जी, ये इंक्रीज तो किया प्रॉफिट, आपको पता है ना कि रेक्टिफिकेशन के अंदर जब भी कोई एलिमेंट एसओसीआई का एलिमेंट क्रेडिट हो रहा हो तो प्रॉफिट उससे बढ़ जाता है, तो ये सेल और परचेज दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। ओके, अब एक बात सुनिएगा, हमने अभी आप लोग नमाज पढ़ लो,
हम 1:30 पे दोबारा क्लास रिन्यू यानी रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अभी आपका ये जो करेक्शन ऑफ एरर का मामला है ना, आप लोगों ने बुक अगर ओके कर ली है तो गुड हो गया। बुक से मतलब सिर्फ स्टडी टेक्स्ट जो पढ़ा है हमने, ठीक है। और आज आपने ये 40 क्वेश्चन भी करने हैं और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। उसमें जो मसला होगा कल डिस्कस करेंगे और कल मैं आपको करेक्शन ऑफ एरर का स्टडी टेक्स्ट करवाऊंगा, उसके सवाल अगर टाइम बचेगा तो। परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारे पास ना टाइम है कि सारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। अब अभी आप नमाज पढ़ो, फिर फाइनल अकाउंट पे आते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।